हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं NCERT सॉल्यूशन में। ये जो क्लास है, हम अभी तक हम लोग जो क्लास कर रहे थे वो क्लास 10th की कर रहे थे। तो मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि 6 से 12th तक की सारी NCERT हम लोग कवर करेंगे। तो अब चूँकि मैंने बताया भी कि डेटा की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। धीमे धीमे चीज़ें ठीक होने लगेंगी, ठीक हो जाएंगी तो फिर आपको चीज़ें बड़े विधिवत तरीके से मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, अभी जो है क्लास 6 को हमने स्टार्ट किया ज्योग्राफ़ी से। ठीक है। तो क्लास 6 की ज्योग्राफ़ी में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हम लोगों को मिलेंगी। ठीक है। तो जो बच्चे बड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप यकीन मानिए कि इस चैप्टर से भी उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली में कि क्लास 10th तक तो हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं SST, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, लेकिन क्लास 10th के बाद हम लोग छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद इतना लंबा गैप हो जाता है कि फिर वो क्लास 6, 7 की चीज़ें हमें याद नहीं रहती। फिर जब आप तैयारी करने पहुँचते हो तो फिर से टीचर आपको वही क्लास 6, 7 की चीज़ें पढ़ाता है। ठीक है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि ये क्लास 6 की चीज़ है मेरे किस काम की। आप यकीन मानिए कि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे वो वनडे हो, चाहे अधिकारी वर्ग की कोई तैयारी आप कर रहे हो, सभी में SST का जो स्कोप है वो क्लास 6 से शुरू होता है। 12th के बाद आगे तक चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो आपका बेस है, बेस आपका यहीं से बनेगा। क्लास 6 से ही चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जब आप एकदम से कोई बड़ी बुक उठा लेते हो तैयारी के हिसाब की आप, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि चीज़ें दी जाती हैं सभी, लेकिन हमें क्या होता है, बेसिक नॉलेज हमें नहीं होती है, हम भूल गए होते हैं उस बेसिक नॉलेज को। इस वजह से क्या होता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जैसे मैंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लिख रखी हैं कि जैसे खगोलीय पिंड है, ग्रह है, तारा है। ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं, आपने नाम इनके सुने हैं, लेकिन आप इनको अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हो, समझ नहीं पा रहे हो। रीज़न क्या है कि किताब में अचानक से लिख के आ गया कि खगोलीय पिंड, ठीक है, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि खगोली क्या है। तो जो भी बेसिक टर्म है, टर्मिनोलॉजी जो भी है, वो सारी की सारी हमें इन्हीं बुक्स में मिलेंगी। कौन से शब्द की क्या परिभाषा है, वो सारी की सारी चीज़ें क्लास 6, 7th में आपको सीखने को मिलेगी। तो अच्छी तैयारी के लिए, अच्छे लेवल पे पढ़ने के लिए, SST या GS जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस क्लास 6 से लेके SST को स्टार्ट करें और अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ते जाएं। कभी कभार आपको लगेगा बीच में, सर ये तो मुझे आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे छोटे हैं, क्लास 6 के बच्चे तो खैर नहीं शायद देख रहे हों, या हो सकता देखें भी, तो देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो क्लास है 6 की जो मैं बना रहा हूँ, वो बिल्कुल भी इसलिए नहीं बना रहा कि छोटे बच्चे उसको देख रहे होंगे, वो मैं बड़े बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्लास है। अभी आप वनडे की तैयारी कर रहे हो, आपकी नौकरी लग गई, उसके बाद आप अधिकारी बनने की इच्छा जाहिर करोगे, तो हो सकता है फिर आपको ये सारी चीज़ें बड़ी मदद करें, क्योंकि वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम्स भी होते हैं और उनमें आपकी जानकारी पूरी चेक की जाती है कि आपको कितनी जानकारी है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी। अब जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें पहले चैप्टर में हमें सौरमंडल के बारे में बताया जाएगा। सौरमंडल शब्द आपने खूब सुना है, अच्छी तरीके से आप इससे वाकिफ़ हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें आने वाली चीज़ें, आने वाले शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। अब सौरमंडल की अगर हम लोग बात करें तो सौरमंडल का मतलब होता है, सौर से मतलब हम सूर्य निकाल सकते हैं। ठीक है। सौरमंडल में क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं हम चमकती हुई देखते हैं, या जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते, दूरबीन से देखते हैं, टेलीस्कोप वगैरह को, बहुत सारी विभिन्न तरीक़ों से हम जिन्हें देखते हैं, जो घटनाएं हमारे पृथ्वी के बाहर घटती हैं, यानी जिसको हम आसमान बोलते हैं, वो घटनाएं क्या हैं, क्यों घटती हैं, वो सारा का सारा सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड है। सौरमंडल में, सौरमंडल का मतलब है, सौरमंडल क्या होता है, आप अगर इस चीज़ को समझना चाहोगे तो सौरमंडल का मतलब है
कि वो सारी की सारी चीज़ें जो आसमान में तैर रही हैं या चमक रही हैं, बुझ रही हैं, घूम रही हैं, चक्कर काट रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं लेकिन वो आसमान में हैं, मौजूद हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? सौर मंडल के अंतर्गत। और इसी सौर मंडल का जो मुखिया होता है, ठीक है, जैसे हर परिवार में एक मुखिया होता है, तो इस सौर मंडल का जो मुखिया है वो है हमारा सूर्य, ठीक है। सूर्य को सौर मंडल का मुखिया माना गया है, ठीक है। अब इसी से इसका जो नाम है वो सौर मंडल रखा गया है, सूर्य से मिलते जुलते, ठीक है। यानी सूर्य का मंडल, सूर्य के साथी, सूर्य के साथ वाले सभी लोग जो भी हैं, सूर्य चूँकि आपको पता है एक जगह सूर्य स्थित रहता है, सूर्य चलता फिरता नहीं है। आपको वैसे चलता फिरता दिख सकता है कि सुबह उठे तो इधर था, शाम को इधर आ गया, तो ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य अपनी जगह बिल्कुल फिक्स है शुरुआत से और आगे भी रहेगा। तो सूर्य को मुखिया बनाया गया और इसमें फिर जो भी चीज़ें हैं सौरमंडल में, हम बारी बारी से सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का मुखिया बनाया गया और इस चैप्टर का जो नाम है वो रखा गया सौरमंडल। और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सौरमंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है, सौरमंडल की पृथ्वी से क्या कंपैरिजन करा सकते हैं हम लोग, क्योंकि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं जब ऊपर की तरफ आसमान में, तो आप यकीन मानिए कि आज जो अगर आप क्लास 6 के बच्चे हो तो शायद ही कभी आपको ऐसा मौका मिला हो कि रात में आपने टिमटिम करते तारे और बढ़िया सा जलता चंद्रमा के नीचे आपने कभी रात गुजारी हो, वहाँ खुले में कभी सोने का मौका मिला हो। लेकिन मुझे ज़रूर मिला है, ठीक है। आप कभी गांव वगैरह में जाओगे तो आपको दिखेगा और बहुत बेहतरीन लगता है, मन में इतना आनंद की अनुभूति होती है जब हम लेट के बढ़िया तरीके से तारों को देखते हैं। चंद्रमा इधर जल रहा है, इधर ध्रुव तारा है, छोटे छोटे चंद्रमा है। हम लोग तो छोटे जब थे, भाई बहन चाचा ताऊ के सब लोग जब साथ में लेटते थे तो चीज़ें ढूंढा करते थे। तारों से क्या होता है, कुछ आकृतियाँ बन जाती हैं। भाई बहुत सारे अनगिनत तारे हैं, तो किसी न किसी तारे को मिलाते हुए कोई ना कोई आकृति आपको बनती हुई मिल जाएगी। जैसे किसान जो हल चलाता था पिछले समय में, जो बैलों के द्वारा हल चलाया जाता था, तो ऐसी हल जैसी आकृति भी आपको मिलती है, उसको अर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हल हो गया और भी बहुत सारी आकृतियां हैं जो आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। तो वो चमचमाता हुआ आसमान बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। तो लेकिन ये दिखेगा आपको तभी जब आसमान साफ़ होगा। ऐसा नहीं बादल वूदल होंगे तो आपको, आपने जैसे देखा होगा आपके जो बुजुर्ग होंगे उनसे कहते हुए कि लला बाहर देख के आओ तरैयाँ हैं क्या, तो उससे उनका, जैसे अभी ये मौसम जो चल रहा है बरसात का, तो इस मौसम में ये शब्द आपको बड़ा सुनने को मिलेगा कि देखो ज़रा तरैयाँ हैं क्या शाम को। तो तरैयाँ मतलब तारे, तो तारे अगर हैं तो बारिश होने के कम चांस हैं या ना के बराबर है, लेकिन अगर तारे नहीं दिख रहे तो बारिश होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। यानी कि इसका मतलब है कि बादल आ गए हैं बीच में, तो हमारी आंखें क्या है, आसमान को नहीं देख पा रही हैं, केवल बादल पे रुक गई हैं, तो इसलिए हमें तारे, चंद्रमा, ये सारी चीज़ें कई बार हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा के लिए आपने 2 शब्द सुने होंगे। वो 2 शब्द कुछ इस तरीके से होते हैं। एक कभी कभार शब्द आता है पूर्णिमा, और एक शब्द सुना होगा अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या, ये 2 शब्द आपने अपने बड़े बुजुर्ग से सुने होंगे। पूर्णिमा को गांव देहात में या वैसी अपनी रीजनल लैंग्वेज में पूनो भी बोला जाता है कि आज क्या पूनो है, ठीक है ना। या उजेरा पाक बोला जाता है, ये अंधेरिया बोली जाती है। शुद्ध हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो उजरिया रात, अंधेरिया रात, ठीक है। चलो, तो पूर्णिमा और अमावस्या भी आपने ये शब्द सुने होंगे। ये घटनाएं भी होती हैं। होता क्या है कि पूर्णिमा, आप जब रात, देखिए दिन में तो सूर्य से आपको प्रकाश मिल रहा है, दिन में तो बढ़िया लाइट है, लेकिन रात में क्या होता है, सूर्य छुप जाता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन सूर्य छुपता नहीं है। सूर्य तो होता ही है, यहाँ नहीं तो कहीं और
होता क्या है कि पृथ्वी का रोटेशन, आप अगले चैप्टर में इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। पृथ्वी हमारी घूमती है अपनी जगह पर, तो घूमते घूमते क्या होता है कि जब शाम होने लगती है या रात जब होती है, तो हम जैसे मान लो यहाँ पे सूरज है, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हम है, तो हमें अभी गर्मी लग रही है, लेकिन होगा क्या, पृथ्वी घूम जाएगी तो हम पीछे पहुँच जाएंगे, तो सूर्य यहाँ आ जाएगा, सूर्य की गर्मी तो वहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन हम पीछे हो गए, तो हम पीछे की साइड हो गए तो हमारी तरफ अंधेरा हो गया, तो फिर हमें चंद्रमा दिखाई देता है। जब अंधेरा हो जाता है तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे कि दिन में चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता, तो दिन में भी बच्चे चंद्रमा दिखता है, रात में भी दिखता है, सूर्य भी रात में दिखता है, दिन में भी दिखता है, जो तारे होते हैं वो भी रात में दिखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बल्ब है कि जल गए दिन में रात में बुझ गए, ऐसा कुछ नहीं है, ये परमानेंट जलते रहते हैं, प्रकाश इनमें होता रहता है। लेकिन हमारी पृथ्वी की गति के कारण और सूर्य की जो लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि जब सूर्य फुल फोकस में होता है तो आपको फिर आसमान की तरफ देख ही नहीं पाओगे पहले तो, और जब देखने की कोशिश करोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी लाइट ज़्यादा है, इसकी लाइट कम होती है, तारों की और चंद्रमा की, ठीक है। तो ये मैं शाम को, जैसे आप चाहो देखना चाहो तो आप देख सकते हो, जब थोड़ा बादल जैसा, जैसे आजकल जो मौसम चल रहा है, जो हल्की बदली जैसी हो, तो शाम के समय 5-6 बजे पे जब सूर्य रहता तो है, लेकिन उसकी बादल होने की वजह से उसकी जो रोशनी होती है डिम हो जाती है, तब आप कहीं आसमान खुला हो, बिल्कुल साफ़ हो, तब आप आसमान को ज़रा तरीके से देखना तो आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा दिखाई देगा, लेकिन वो शाम को 5 से 6 के आसपास आप देखिएगा, क्योंकि फिर तो सूर्य ढल जाता है, ठीक है। तो पूर्णिमा और अमावस्या ये 2 शब्द थे, यानी कि ये, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फुल मून, ठीक है, फुल मून, ठीक है। ये फुल मून की नाइट होती है, ठीक है, यानी कि पूरा चंद्रमा जब होता है। तो देखिए चंद्रमा का क्या सीन है, चंद्रमा जब आप देखोगे तो चंद्रमा को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि चंद्रमा कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है। तो चंद्रमा के अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्टार्टिंग अगर हो रही होगी तो कुछ ऐसे, फिर थोड़ा सा भरा हुआ दिखेगा, यानी इतना भर गया, फिर और भर जाएगा, ठीक है, फिर और भर गया, फिर और भर गया, और तो ऐसे ये भरता चला जाता है, और भरते 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 एक समय ऐसा आता है जब ये पूरा कंप्लीट हमको दिखाई देता है। ये जो समय होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये लगभग 15 दिन का समय होता है, ठीक है। लगभग 15 दिन में चंद्रमा क्या करता है, अगर उत्पत्ति हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग से कंप्लीट गोल होने में उसको लगभग 15 दिन लगते हैं, और यहाँ से वापस आने में भी, यानी कि इस सिचुएशन में, यानी कि जब गायब हो जाता है, अंधेरिया बिल्कुल अंधेरा छा जाता है रात में, उस सिचुएशन में पहुँचने में भी 15 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो ये उजेरा पाक, अंधेरा पाक, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपने सुने होंगे, तो इसी तरीके से वो होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा चंद्रमा होता है 15 दिन उसको पूरा होने में लगते हैं, और 15 दिन में ही वो वापस डाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है चंद्रमा की, यहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ, तो जब ये बनेगा, आगे की तरफ बनेगा, तो ये पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, फुल मून नाइट की तरफ ये बढ़ रहा है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा 15वें दिन जाकर, फिर यहाँ से इसका डाउनफॉल चलेगा, इसी क्रम में जैसे ये कंप्लीट हो रहा हो, ये कम होता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये जो जब कम होने लगेगा तो फिर ये अमावस्या की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, और फिर से वही सिस्टम, ये सर्कल है, ये 15-15 दिन के हिसाब से चलता रहता है। तो क्लियर हो गई ये बात। तो पूर्णिमा, अमावस्या, जिसको हम पूर्णो, अमावस्या, अंधेरी रात, उजेरी रात, अंधेरा पाक, उजेरा पाक, ये कई विभिन्न नामों से जानते हैं। तो ये भी सिचुएशन चलती रहती है कंटिन्यू। क्लियर है भाई, यहाँ तक सारी चीज़ें। चलिए, तो अब जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर आते तो अच्छा, आसमान में अगर हम लोग देखते हैं तो आसमान में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हमें क्या क्या दिखता है, सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है और तारे दिखते हैं। 3 चीज़ें नॉर्मली हमें दिखाई देती हैं। उसके अलावा जो खगोलीय पिंड वगैरह, जो आपने कभी कभार सुना होगा कि अभी जैसे रिसेंटली कोई था कि वो
उल्का पिंड आ रहा है, टकराने वाला है, ठीक है, तो पृथ्वी से टकराने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड एक्चुअली में क्या है, जब आप लोग समझ रहे होगे, जब छत के किनारे बैठे, छत पे बैठे हम देखते हैं कि एकदम से लाइट आई, एकदम आई और ख़त्म हो गई, ठीक है। तो बड़े लोग हमें बताते थे, बुजुर्ग लोग बताते कि तारा टूट गया है, या कई बार सुना गया कि कोई ख़त्म हो गया, उसकी आत्मा जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें बताई जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या होता है कि जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में पत्थरों के कण भी काफ़ी सारे घूम रहे हैं। वायुमंडल में पत्थरों के जो कण हैं, बड़े बड़े पत्थर, खूब बड़े बड़े पत्थर ऐसे करके राउंड लगा रहे हैं। तो कभी कभार ऐसी क्रिया या ऐसी स्थिति के कारण क्या होता है, वो अपने चक्कर से बाहर निकल जाते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से टूट के पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। तो पृथ्वी की तरफ आने की क्रिया में जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करेंगे वैसे ही क्या होगा, इनका घर्षण शुरू हो जाएगा हवा के साथ, क्योंकि ऊपर तो हवा है नहीं। तो वायुमंडल में हवा के साथ इनका जो घर्षण होता है, घर्षण मतलब रगड़ना। भाई आप तेज़ी से मोटरसाइकिल जब चलाते हो तो हवा लगती है बहुत तेज़ी से, तो वो वही घर्षण होता है, हवा का घर्षण आपके साथ। तो वही इनके साथ होता है, वो पत्थर रगड़ते हैं हवा से। अच्छा, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हवा और पत्थर के जो घर्षण होता है, जो रगड़ लगती है, उससे क्या होता है, उन पत्थरों में आग लग जाती है, ठीक। और हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाते या बहुत कम आ पाते। जैसे या इतना बड़ा पत्थर चला तो घिसते घिसते या जलते जलते वो पृथ्वी तक आते आते इतना सा बचा और कहीं गिर गया, पता भी नहीं चला, ठीक। अगर कभी बड़ा पत्थर, जैसे अभी बात हो रही थी कि उल्का पिंड आ रहा है, वो बड़ा है, उसका साइज बड़ा, तो बहुत बड़ा साइज है, आपके कमरे जितना, आपके घर जितना, इतना बड़ा पत्थर चला आ रहा, तो वायुमंडल में पृथ्वी से टकराने से पहले पहले अगर वो जल के ख़त्म हो जाता है तो वो हमें वो टूटते तारे जैसा दिखाई देता है। वहाँ से आ रहा, उसमें आग लगी हुई है, दिख रहा, और यहाँ आके ख़त्म हो गया, फुस हो गया, यानी जल के राख हो गया, धुआं हो गया, ख़त्म हो गया। जब वो नहीं जल पाते तो आके पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और जहाँ गिरते हैं स्पीड की वजह से वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पिंड वगैरह, उल्का पिंड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आसमान में जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। नॉर्मल आँखों से हमें 3-4 चीज़ें दिखती हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक परिभाषा पे बात करेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ठीक। खगोलीय पिंड की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। अब रात में आसमान में कौन कौन चमकता है आपको पता है, सूर्य है, चंद्रमा है और तारे हैं। ये सभी वस्तुएं क्या है, आसमान में चमकती हुई हमें दिखाई देती हैं। यानी कि खगोलीय पिंड का मतलब ये हुआ कि वे सभी वस्तुएं जो हमें दिख रही हैं और नहीं भी दिख रही, अगर वो आसमान में कहीं चमक रही हैं, उनके पास उनका प्रकाश है या किसी भी तरीके से वो चमक रही हैं, तो वो हमारी किस में आएंगी, खगोलीय पिंड के अंतर्गत। क्लियर हो गई बात। आगे भी देखो लिखा है कि इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि तारा का मतलब ही प्रकाश से है, जो जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, वो क्या होगा, तारा कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जो खगोलीय पिंड है, अगर उनमें प्रकाश है तो वो क्या कहलाएंगे, तारा, स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो सूर्य है आपको पता है वो खुद में प्रकाशित होता है, जलता है, तो सूर्य को भी हमने किसकी श्रेणी में रखा है, तारे की श्रेणी में। तो सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक भाई। चलिए अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आप देखिए नक्षत्र मंडल की बात करते हैं हम लोग। अगली परिभाषा नक्षत्र मंडल, ठीक है। अब नक्षत्र मंडल नाम तो सुना होगा लेकिन क्या होते हैं पता नहीं, तो समझिए, पता करें। तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, नक्षत्र मंडल। मैंने चैप्टर शुरू होते ही, स्टार्ट करते ही मैंने इन सारी चीज़ों को बताया था कि हमने हल बनाया, हमने चाकू बनाए, हंसिया बनाए, तारों से इस तरीके से बनाया करते थे, और इतनी दूर होते थे फिर भी हमें सारे से बताते थे वो वाला तारा और वो वाला तारा और वो वाला मिला लो, ऐसे बन के देखो हंसिया बन गया, ठीक है। तो ये चलती रहती थी चीज़ें। तो इनको हम, इन जो ये आकृतियाँ बनती हैं, इन आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। एक आकृति का एग्जाम्पल है सप्तऋषि का, ठीक है। आप उत्तर दिशा की ओर जब देखोगे तो आपको सप्तऋषि की आकृति दिखाई देगी। मैं सप्तऋषि की आकृति थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों के लिए बना देता हूँ। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषि, ठीक है। तो 7 ऋषियों का एक समूह जैसा है तारों का, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि। 3, 2, 5, 6
और 7। अरे ठीक है, तो एक इस तरीके से आकृति दिखाई देती है। 7 तारे ये उत्तर दिशा में काफ़ी तेज चमकते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे, इसलिए इनको ढूंढा गया। तो ढूंढने के बाद इनका नाम रख दिया गया सप्तऋषि। तो इस तरीके की एक आकृति ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो तारे जो आकृति बनाते हैं उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, ठीक है। चलिए, इससे एक चीज़ और समझ में अभी आपको आएगी, दिखेगी कि देखिए आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो तारा है उसका नाम है ध्रुव तारा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पोल स्टार। ध्रुव तारे की सिचुएशन जो है, चूँकि वो सबसे तेज़ चमकता है इसलिए हम देख उसको जल्दी ढूंढ पाते हैं, और वो एक ही जगह पर फिक्स रहता है। उसकी जो दिशा है वो दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फिक्स रहता है अपनी, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ डायरेक्शन में जब देखिए अभी तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो दिशाओं का ज्ञान करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मोबाइल खोला, गूगल किया, जो भी कुछ करना कर लिया, कंपास वगैरह बाद में आ गए, तो इनसे अब हम दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तब जब दिशाओं का ज्ञान किया जाता था, या जैसे आप अपने बाबा दादी से मिलोगे तो वो आप लोगों को बता देंगे तुरंत बिना कुछ देखे मोबाइल वोबाइल के, जो कौन सी दिशा के, ये वो वाली, ये वो वाली, ये वो वाली, ठीक है। तो हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। चलो, तो ये जो सप्तऋषि होते हैं, अगर आप मान लो यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो अगर इन सप्तऋषि तारों को आप देख रहे हो, ठीक, तो आपकी जो नज़र है अगर इन सप्तऋषि तारों के ये जो तारे हैं इनको मिलाते हुए आगे निकाल दें ऐसे करके, यानी कि इन तारों के ये जो 7 तारे हैं, 7 के नीचे के जो 2-3 तारे होते हैं, जो इस तरीके से बनती है आकृति, लाइन जो बनती है, एक लाइन में जो 2 तारे या 3 तारे होंगे, उनको मिलाते हुए जब आप इस तरीके से देखोगे तो आगे जाके आपको ध्रुव तारा यहाँ पर दिखाई देगा, और यही दिशा हमारी होती है उत्तर दिशा। तो जिस दिशा में जिस दिशा में ध्रुव तारा होता है वही दिशा हमारी क्या कहलाती है? उत्तर दिशा। क्लियर हो गई बात भाई? यहाँ तक इन तारों को मिलाएंगे आप रात में, आज आराम से, अगर आसमान साफ़ है तो आप ये करके भी देख सकते हो तो ध्रुव तारा। तो पुराने समय में इसी तरीके से दिशाओं का ज्ञान लगाया जाता था कि भाई ये ध्रुव तारा है, ये उत्तर दिशा में है, तो ये दिशा जो हो गई हमारी उत्तर हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि उत्तर के ठीक पीछे दिशा कौन सी होती है? दक्षिण, और हमेशा आपके सीधे हाथ की तरफ होगा पूरब, ठीक है, और उल्टे की तरफ पश्चिम, ठीक। तो चारों दिशाओं का ज्ञान पहले हम इस तरीके से लगाया करते थे, आजकल कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि भैया सप्तऋषि या नक्षत्र मंडल किस चीज़ को कहते हैं। तो विभिन्न आकृतियाँ तारों द्वारा बनाई गई, वो आकृतियाँ हमारी क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। ध्रुव तारे के बारे में भी आपने समझ लिया, ये पोल स्टार या नॉर्थ स्टार के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल में सबसे तेज चमकने वाला तारा है जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक। सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे ग्रह या प्लेनेट की, ठीक है। ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट भी कहा जाता है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रह क्या होते हैं, देखेंगे कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले पिंड। पिंड का मतलब वही सारी चीज़ें जो हमारे सौर मंडल में हैं, ठीक। तो जो भी पिंड प्रकाशित होते हैं किसके प्रकाश से? तारों के प्रकाश से, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। यानी कि जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य के पास देखो खुद की लाइट है, मस्त जलता अपने आप। तारों के पास देखो खुद की लाइट है, खुद जलते हैं आराम से, उन्हें किसी की रोशनी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी क्या है? ग्रह है। ग्रह क्यों है? वही सारी चीज़ें जिनके पास खुद का प्रकाश, खुद की ऊष्मा नहीं होती। प्रकाश या ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट या गर्मी, तो प्रकाश या ऊष्मा जिनके पास खुद की नहीं होती, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो सारी चीज़ें या वो सारे तत्व या पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, ठीक है। क्या कहलाते हैं? ग्रह, ठीक। तो ग्रह की परिभाषा क्लियर हो गई। पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकती है। अगर आप पृथ्वी को दूर से देखोगे, बाहर निकल के, पृथ्वी से बाहर निकल के, यानी कि चंद्रमा पे अगर आप पहुंच जाओ और चंद्रमा से आप पृथ्वी को देखो,
तो पृथ्वी भी आपको बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी जैसा पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की लाइट से चमकेगी, ठीक है, तो वो भी हमें बिल्कुल वैसी चमकती हुई गोल गोल दिखाई देगी जैसा हमें यहाँ से चंद्रमा दिखाई देता है। क्लियर है इन सारी बातों से? तो ग्रह समझ में आ गया, ध्रुव तारे के बारे में समझ लिया, नक्षत्र मंडल, खगोलीय पिंड, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम आगे अगली क्लास में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, और इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 6 की जो जियोग्राफी है वो इतनी बेहतरीन है, इतनी ज़्यादा जानकारी आपको देगी कि आपको लगेगा अरे शुरुआत या सब कुछ तो पूरा जो जियोग्राफी है वो सारा कुछ तो इसी में दे रखा है। मैप इसमें पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है, पृथ्वी के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे घूमती है, कैसे चलती है, और क्या सारी चीज़ें हैं, मतलब पूरी जियोग्राफी के बारे में जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो परिभाषाएं हैं, मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको क्लास 6 की किताब में ही मिल जाएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस नज़रिए से। आप लोग एक काम करिएगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की, या फिर अधिकारी ए ग्रेड या बी ग्रेड के अधिकारी बनने की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो रिटन पेपर उनके यहाँ होते हैं, अच्छी जानकारी चाहिए होती है, जिसके लिए सभी टीचर जो तैयारियां भी करवाते हैं IAS PCS वगैरह की, तो वो भी इस चीज़ को सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि जाइए आप पहले NCERT पढ़ के आइए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कोई ऐसे बच्चे हैं जो वनडे की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हो उन्हें, उन तक आप इस वीडियो के लिंक को भेजें, उनसे संपर्क करें, उन्हें बताएं कि ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा चैनल है, ये चैनल जिस पे आप पढ़ रहे हो वो तो आप जानते ही हो, NCERT सॉल्यूशन के नाम से ये चैनल है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये शायद आपको सर्च बॉक्स में ना मिले, तो NCERT सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिख सकते हो बाई मानव सर, ठीक है, बाई मानव सर, तो मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। नहीं तो आप कहीं ना कहीं से लिंक ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक चैनल है जहाँ पर आपको SST की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, और कोई कंपटीशन का बच्चा है तो मेरा ही एक और चैनल है जो मेरी कोचिंग के नाम से है, ज्ञानोदय एकेडमी, ठीक है, ज्ञानोदय एकेडमी इटावा के नाम से, ठीक है। तो ये मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं अभी रीजनिंग और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, आगे भी और टीचर हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो और सब्जेक्ट भी यहाँ पर क्लियर होंगे। हाल फिलहाल इस पर रीजनिंग चल रही है और इस पर आप लोगों के लिए SST या GS का पोर्शन हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। तो इन दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ठीक है। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मदद की उम्मीद मैं आपसे भी रखता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करोगे और अपने दोस्तों तक पहुँचाओगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट आते हैं, नए नए सजेशंस आते हैं, तो काम करने में मज़ा आता है, ठीक है। चलिए खैर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।